स्टार्ट। बताइएगा इधर से, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया के समकालीन। ठीक है, आप लोग बताइएगा बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या होता है? ये पिटक का मतलब होता है बुद्ध के कथन होता है, यानी बुद्ध के द्वारा जो कहे गए बातें हैं वो होता है। बौद्ध में बताइएगा त्रिपिटक में कौन कौन पिटक आता है? ठीक है, एक सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, बताइएगा विनय पिटक के लेखक कौन है? विनय पिटक के लेखक उपाली। आप लोग बताइए सूत पिटक के लेखक आनंद। सूत पिटक के लेखक आनंद, विनय के उपाली, और एक अभिधम पिटक के लेखक बताइए तो मोगलीपुत्तिस। बता दे रहे हैं, तीनों का नाम बोल देते हैं, फिर से सुनिएगा। पहला नंबर बताए, सूत पिटक के लेखक आनंद हो जाएगा, विनय पिटक के लेखक उपाली और अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे। ठीक है, पूछा जाता है विनय पिटक में क्या मिलता है, यानी तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम संबंधी जानकारी जो है विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक में है, और अभिधम पिटक में जो है उपदेश संबंधित यानी धर्म, हाँ, अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्तिस। ठीक है, यही मोगलीपुत्तिस थे जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, जब बौद्ध धर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म बढ़िया से समझ लीजिए एक बार। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, और बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में ही, यानी ईसा पूर्व में ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम, ठीक है, त्रिशला थी, त्रिशला, और बाद में जो है प्रजापति गौतमी यानी सौतेली माँ के द्वारा जो है पालन पोषण किया गया। ठीक है, क्या हुआ? प्रजापति गौतमी कौन थी? उसकी मौसी थी, उन्हीं के द्वारा पालन पोषण किया गया था। ठीक है, क्या, और गौतम बुद्ध के माँ का नाम महामाया देवी था ना। त्रिशला उधर महावीर स्वामी में चलाइएगा। ठीक है, महावीर स्वामी की माँ की नाम था त्रिशला। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाता है यशोदा या यशोधरा। सुन लीजिए, यशोधरा हो जाएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, और महावीर की पत्नी का नाम इसमें ये हो जाएगी यशोदा। ठीक है, ध्यान रख, बड़ी कन्फ्यूजन होता है, छोटा टर्म है। आगे इसी में जैसे गौतम बुद्ध के जो है जीवन काल में मृत्यु, यानी मृत्यु के बाद कितने संगीति हुआ था? 4 संगीति हुआ था। 4 संगीति। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483, यानी मरे उसी वर्ष पहला हो गया था। दूसरा कब? 383, और तीसरा 255, और चौथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हो जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, चौथा क्या बोलिए ना, क्या रविरंजन जी क्वेश्चन है बचा हुआ? क्वेश्चन बचा भी था, प्रिंटर गड़बड़ है। ठीक है, ले लीजिए, कल जाइए। यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी है ये 4 बौद्ध संगीति था, चारों को एक नज़र में देख लीजिएगा। चारों, पहला कहाँ हुआ था? फिर पाटलिपुत्र बोलते हैं। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, ये चारों हो गया। एक वर्ड याद रखिएगा, रावे पाकू। जिनको याद नहीं होगा उनको, जिनको याद है कोई बात ही नहीं है। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, राबे पाकू, ये 4 वर्ड हो गया। इसके बाद जो है कब कब हुआ ये तो पहले बता ही चुके हैं। पहला 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, क्या हुआ ये इस हम जैसे बोल रहे हैं 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी, ये चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों में बताइएगा पहला किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु काल में। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के काल में। चारों हो जाएगा ये, यानी पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के काल में। ये चौथा बौद्ध संगीति ऐसा एकमात्र बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी हुआ।
ठीक है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता और अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, और ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म का विभाजन जो है किस बौद्ध संहिता में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुआ था। ये पूर्णतः विभाजन हुआ था। और बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन कब हुआ था? दूसरा में हुआ था। आंशिक विभाजन दूसरा में और पूर्ण विभाजन चौथा में। और चौथी बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। कौन कौन? हीनयान और महायान। ठीक है, आइए आगे। लगभग जितना चीज़ है इतना ही में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला आ जाता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित आप बताए थे कि जो बौद्ध धर्म में कितने यानी पिटक हैं, तो तीनों के बारे में बता दिए हैं। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक के बारे में बोले, विनय पिटक के लेखक कौन? उपाली। अब विनय बोलते हैं, विनय इसी में आ जाएगा नियम, यानी विनय पिटक में क्या है? नियम, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। अगला सुत्त पिटक, सूतक पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद हो जाएंगे। देखिए ना, सुत्त मतलब समझिए सोना, समझिए सोने में किसको आनंद नहीं आता है? ठीक है, ये सीधा समझिएगा। सुत्त पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद हो जाएंगे। और ये भी मन में आ जाएगा सुत्त पिटक में किस चीज़ की व्याख्या है? तो सुत्त पिटक में व्याख्या क्या है? बौद्ध के द्वारा उपदेशों का व्याख्या है, यानी उपदेश। अब समझिए सोते सोते उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा ही, यानी सोकर ही। इसलिए तीनों याद हो जाएगा। सुत्त पिटक के लेखक आनंद, इसमें क्या चीज़ है? तो उपदेशों का वर्णन है। इसके बाद बचा एक अभिधम पिटक के लेखक कौन? मोगलीपुत्तिस। और मोगलीपुत्तिस के बारे में जानते हैं, ये तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं। ये अध्यक्ष छूट गया था। पहले बौद्ध संहिता की अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप, दूसरा का साबाकामी और तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का, ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। ठीक है, अगला बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश। हर्यक वंश को इतिहास में जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी सभी जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए इस वंश का नाम पितृहर्ता वंश कहा गया। और जिसमें कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार कब किया था? 544 बीसी में। ठीक है, कब किया था? 544 में बिंबिसार के द्वारा। यानी पूछा जाता है मगध पर प्रथम साम्राज्य कौन था, यानी प्रथम शासक कौन था? प्रथम वंश का स्थापित करने वाला बात बता रहे हैं। अगर शासक के बारे में आ जाएगा तो आंसर बृहद्रथ होगा। मगध पर पहला शासन करने वाला शासक कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। और पहला वंश कौन सा स्थापित हुआ? तो हर्यक वंश, और उसके संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो भी बृहद्रथ ही था। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि मगध पर पहला शासक कौन था? बृहद्रथ ही था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ ही था। ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, सेम नाम हो सकता है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राजराज प्रथम करवाया था। ये किस वंश का शासक था? चोल वंश। चोल वंश की संस्थापक बताइएगा? विजयालय। और चोल की राजधानी तंजौर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसके राज दरबार में जो है मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, देखा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम? सबके मन में पहले अशोक आ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बताए भी थे चंद्रबिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति 5 शासक बताए थे ना। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक और चौथा कुणाल और पांचवा संप्रति। ठीक है, अच्छा ये पांचों हो गया। जिसमें हम पूछे थे अशोक के गुरु कौन थे? गुरु का नाम भी बताए थे शायद। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले गुरु थे, वो थे उपगुप्त। ठीक है, बट हम आपसे पूछे अशोक के गुरु कौन थे? वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे ना। तो अशोक के गुरु की बात करें, राजनीतिक गुरु जिसे कह सकते हैं खल्लाटक। ठीक है, अशोक के गुरु कौन थे? खल्लाटक, जो कि बिंदुसार के दरबार में वो मंत्री के पद पे थे, यानी कि सेना नायक थे। खल्लाटक। और इसी खल्लाटक के सहायता से जो है अशोक के द्वारा जो है कहा जाता है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है हाँ मौर्य साम्राज्य की यानी मगध की गद्दी पर बैठा था वो। क्या दिक्कत है? खल्लाटक। ठीक है,
अशोक के बारे में हम बोले अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले गुरु की बात किया जाए तो उपगुप्त हो जाएगा, और अशोक के गुरु यानी राजनीतिक गुरु की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा खल्लाटक। ठीक है, यानी खल्लाटक मतलब जैसे बोलते खल्लास करना होता है ना, यानी 99 भाइयों को खल्लास यानी समाप्त कर दिया, और किसके सहायता से, तो खल्लाटक की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? गलत हो जाएगा। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक की बात करेंगे, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला शासक प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक, कल इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारा बात बताए थे। आगे आइए, अब अगला क्वेश्चन, पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय अकबर का जो है सामना किससे करना पड़ा था? हेमू से करना पड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? ठीक है, 5 नवंबर 1556 पहला युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को दूसरा युद्ध हुआ था, 5 नवंबर 1556 को, और तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली का जो है पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1748 में पहला आक्रमण हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है कितनी बार आक्रमण किया गया था? 8 बार आक्रमण किया गया था। और ये जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, और बाबर के द्वारा पूछा जाता है कितनी बार आक्रमण किया गया था? तो वो 5 बार किया गया था। और पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 के विद्रोह ये राष्ट्रीय विप्लव को जो है कुचलने में भारत के किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल जो था पड़ोसी देश सहायता किया था। और नेपाल के जो गोरखा सैनिक हुआ करता था वो, हाँ, गोरखा सैनिक उसमें शामिल है। उसको टाइट कर दी, बगल से टाइट करिए ना, बगल से। बगल वाला कस दीजिए ना, गिरेगा तो। उसको टाइट, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में जो है किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? सूरसेन की भूमिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है सरकार का कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तिलकटिया पद्धति बताए थे। तिलकटिया पद्धति से जो है महात्मा गांधी को अवगत कौन व्यक्ति करवाया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच का स्थापना हुआ था। ये जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ में किया गया था? मैसूर में किया गया था। कब? 1937 में। अगला क्वेश्चन बताए, अहमदिया आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था? अहमदिया आंदोलन पंजाब हो जाएगा, पंजाब। अहमदिया आंदोलन पंजाब से। ठीक है, क्या अहमदिया आंदोलन वाला आगे है, एक जगह कर देते हैं सारा। ठीक है, अगला बताइएगा, 1854 की जो वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हम शिक्षा वाला, ये 1854 की वुड डिस्पैच। ठीक है, हम सुन लीजिएगा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1854 की जो वुड डिस्पैच की जो था उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये गलत हो जाएगा, आप समझ लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग कौन था? हंटर आयोग था। और एक हंटर आयोग या कमीशन दोनों एक ही चीज होता है। और एक हंटर कमीशन जो आया था 1882 में, वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। और वही हंटर कमीशन का मेन उद्देश्य यही था कि 1854 में जो वुड डिस्पैच की नीति लागू की गई थी उसका क्या क्या उपलब्धि रहा है, क्या बुराइयां रही है, उसको सुधार करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन आया था। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? हंटर कमीशन। नहीं, देखिए वो अब यहाँ पे आता है, कहीं पे हंटर कमीशन लिख देता है और कहीं पे हंटर कमेटी लिख देता है। ठीक है, या कहीं पे हंटर आयोग लिख देता है। तो सबका हिंदी वर्ड एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित होगा तो 1882 हो जाएगा। और अगर यदि शिक्षा से नहीं संबंधित होगा तो 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित।
आप देखिए, अभी तक आप देखे नहीं है बढ़िया से, देखिएगा हर जगह एक ही चीज़ होता है। समिति भी बोलते हैं, समिति को इंग्लिश में कमेटी ही बोलते हैं, कमेटी या कमीशन ही बोलते हैं, एक ही चीज़ होता है सब कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बताइएगा, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से जो है वेदारण्यम तक का मार्च जो है का नेतृत्व किसने किया था? यानी तिरुचिरापल्ली से जो है इसका नेतृत्व कौन किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। सी राजगोपालचारी के द्वारा जो है तिरुचिरापल्ली से जो है वेदारण्यम तक जो है मार्च का नेतृत्व यही किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी जो है ये जो अगला 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ठीक है, भारत व देशी राज्यों के मध्य जो है ना, मतलब एक समझौता करने का काम जो है ये बटलर कमेटी का था। और ये बटलर कमेटी का गठन हुआ कब था? 1927 में हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित कुछ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो है प्रणेता यानी किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? दूसरा डॉक्टर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दूसरा, और तीसरा ब्रह्मदत्त होगा, वृद्धरथ ने। सुन लीजिए, पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाएगा। यानी 3 सत्याग्रही के बारे में पूछा जाता है, 3 से ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं है कहीं पे, ठीक है। जिसमें कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चालू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने दिया था? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था कि राजनीति जो है ये स्वतंत्रता की प्राणवायु है, अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? सुन लीजिएगा, किसी राज्य के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता जो होता है वो राज्य के जो है लोक लेखा निधि से होता है। राज्य के लोक लेखा निधि से होता है। यदि हम राज्यपाल का वेतन भत्ता बोलेंगे तो वो राज्य के समेकित निधि से होगा, ठीक है। संचित ने समेकित अलग होता है। संचित निधि बोलते हैं वो केंद्र में होता है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, जो कि संचित निधि के बारे में संविधान के अनुच्छेद 266 में 266 में संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 में है। और ये राज्य का समेकित निधि अलग होता है और राज्य का लोक लेखा निधि अलग होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन मिलता है वो लोक लेखा निधि से मिलता है, संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। और ये राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो समेकित निधि से मिलता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, संविधान के किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? भाग 5 में हो जाएगा। संघीय न्यायपालिका जिसको हम संघ बोलते हैं, संघ भाग 5 में है ना, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेकर 151 तक है, जो कि संघीय न्यायपालिका या फिर संघ यानी केंद्र, एक ही बात हुआ सारा, ठीक है। और भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, यह है भी। आगे इसके बाद संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग जो कि अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसमें किस चीज का वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और इसके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बताइएगा? अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे, अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, ठीक है। और राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, ठीक है। उल्टा तो नहीं हो रहा है? नहीं, सही है। हम लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता
हम बता रहे थे कि दो व्यक्ति है, एक कमलापति त्रिपाठी। कौन राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, कौन लोकसभा के प्रथम? जान लीजिए ये क्वेश्चन जो है इससे पिछले बार के एसआई मेंस में, इस मेंस से पहले के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राम सुभग सिंह लोकसभा के हो जाएंगे और कमलापति त्रिपाठी ये राज्यसभा के हो जाएंगे, प्रथम विपक्ष के नेता। एक राम सुभग सिंह, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, लोकसभा के हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी, सॉरी ये लोकसभा के राम सुभग सिंह और राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी होंगे। क्योंकि उस बार भी मेरा मेंस में गलत हो गया था, फिर बाद में आके इसी के चक्कर में गलत हुआ था कि रॉ से राज्यसभा और रॉ से राम सुभग सिंह के चक्कर में गलत हुआ था। ठीक है, हाँ उल्टा है ये, ठीक है, न कि रॉ से रॉ नहीं है। ये लोकसभा का बोलेंगे तो हो जाएगा राम सुभग सिंह, राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, सुन लीजिए आगे बता देते हैं इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा में जो है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ? 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, और जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 न हो जाएगा? ठीक है, 75 यानी बोला जाता है प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही होता है, और मंत्रिपरिषद होगा या राष्ट्रपति को यानी या प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 74। सुन लीजिए, दोनों बात बता रहे हैं, मंत्रिपरिषद होगा 74। ठीक है, वो 74 में आगे की बात करते हैं, इसकी नियुक्ति के बारे में बोलेंगे तो अनुच्छेद 75 में आ जाएगा। 75 अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद सही है। हम बोले अभी संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है, यानी नियुक्ति होगा और कार्यभार से हटेगा, वो अनुच्छेद 75 में ही होगा। देख लीजिए सही है ये। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के सदस्यों की जो है निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा, उसके सदस्य कुछ भी होगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर होगा। बताइए 17वीं अभी वर्तमान में क्या लोकसभा चल रहा है? 17वीं, और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, और ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र कोटा यानी बूंदी राजस्थान। ठीक है, अगला इसी में पूछा जाता है 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार थे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का जो है काम क्या होता है? जो कि नए सदस्य जितने भी होते हैं सभी को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर तभी तक रहते हैं जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष चुना न जाए, तब तक प्रोटेम स्पीकर रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर वही होते हैं, उसी सदस्यों में से सर्वाधिक उम्र के होते हैं, वही प्रोटेम स्पीकर होते हैं। हाँ, जो कि वीरेंद्र कुमार थे 17वीं के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिएगा दर्शन जो है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, एक नज़र में देख लीजिएगा। जो एक एक टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको एक नज़र देखते हैं। जिसमें योग दर्शन के बताइएगा प्रवर्तक पतंजलि हो जाएंगे योग दर्शन के। अगला बताइएगा न्याय दर्शन के गौतम, न्याय गौतम। ठीक है, सांख्य दर्शन का ये हो जाएंगे कपिल मुनि। ठीक है, अगला बताइएगा चारवाक दर्शन के चारवाक ही होंगे। ठीक है, इसका बताइएगा वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलूक। और इसी में कहा जाता है परमाणुवाद के बारे में जो है कनाद या उलूक के द्वारा ही बताया गया था। और ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि वैशेषिक दर्शन ये ऐसे नहीं दिया हुआ था, पूछा गया था कि किस दर्शन में जो है परमाणुवाद के बारे में यानी परमाणु थ्योरी के बारे में दिया गया है। तो ठीक है, किस दर्शन में हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन। और उसके प्रवर्तक कौन थे? कनाद या उलूक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूर्व मीमांसा के लेखक बताइएगा, यानी प्रवर्तक पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण हो जाएंगे। एक बार 6-7 है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, योग का
पतंजलि, न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, उत्तर मीमांसा का बादरायण, पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन यहीं पर होता है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में, ठीक है, इसमें ही होता है। तो पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएंगे, फिर जैमिनी हो जाएंगे, और उत्तर मीमांसा के बादरायण हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बता ही दिए वैशेषिक का कनादिया उलूक, और चार्वाकी होंगे। अगला बताइएगा, संप्रदाय है और संप्रदाय के कुछ प्रवर्तक है यानी संस्थापक है। जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। अगला अनिश्चयवादी का, ठीक है, अनिश्चयवादी यानी संजय बेटली पुत्र हो जाएंगे अनिश्चयवादी के। और इसके साथ साथ भौतिकवादी का बताइएगा, भौतिकवादी का फुकुद कच्चायन हो जाएगा। और घोर अक्रियावादी का पूरण कश्यप, घोर अक्रियावादी के कौन हो जाएंगे संस्थापक, पूरण कश्यप, ठीक है। अच्छा, ऐसे में याद रहने वाला है कि नहीं, हम सबको लेके चलते हैं और सबको लेकर चलना है। हम जानते हैं अगर हम सोच लेंगे कि हमें सब याद है तो सभी लोग को याद होगा, तो कभी हो पाएगा, कभी नहीं होगा। एक बार फिर से बोलिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी के संजय बेटली पुत्र, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भौतिकवादी के फुकुद कच्चायन, और अनिश्चयवादी का रिपीट कर दिए हैं दोबारा, संजय बेटली पुत्र। हम देख रहे थे अगला वाला तो कहीं नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। और अंतिम घोर अक्रियावादी के बताइएगा पूरण कश्यप, घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी भूकंप तरंगे जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगे, और एल तरंग का खोज किसके द्वारा किया गया था, HD लव के द्वारा किया गया था, ठीक है। और एल तरंग जो है सतह पर, ठीक है, और इसका चाल सबसे कम होता है, जो सबसे कम चाल जिसका होगा वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा। इसका मतलब भूकंप मतलब समझते हैं ना, धीरे धीरे आएगा तो क्या थरथरा के, वही बात है। और जो स्पीड में आएगा हल्का सा झटका लगेगा और चलते रहेगा, तो ठीक है। इसीलिए सबसे विनाशकारी कौन हो जाएंगे, एल तरंग। ऐसे भी इनके खोजकर्ता का नाम है HD लव, और प्यार खतरनाक होता ही है, ठीक है। आगे सुनिएगा, बताइएगा जो है कौन सी पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऐसे सुनिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताइएगा, तो एंडीज पर्वत, ठीक है, पर्वत श्रृंखला एंडीज ही हो जाएगा। और हिमालय के सर्वोच्च चोटी बताइएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार की गठन जो है 1946 हो जाएगा, ठीक है। डेट गलत दिया है, बताइएगा भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये सब क्वेश्चन अभी इग्नोर करके चलते हुएगा, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा ही मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से, दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र से कितना कंकाल, तीन कंकाल मिले हैं, कहाँ से, दमदमा से। अगला क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गर्त आवास का बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है, ठीक है, बुर्ज होम से ही मिला है। मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन, जुता हुआ खेत का साक्ष्य, बनवाली बोल रहे हैं, गलत है, कालीबंगा सही आंसर होगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये भी 66वीं BPSC का फ्री का क्वेश्चन है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। हम बता दे रहे हैं ना, मिट्टी से बने हल जो होता है, ठीक है, वो बनवाली से मिला है। और इसका मतलब, गेट पहले लगाइए तो,
शहरी हो जाएगा, ठीक है जब, हाँ वैदिक ग्रामीण था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से हुआ था अग्निकुंड का साक्ष्य। अगला बताइएगा, युग्म समाधियाँ का प्रमाण जो है, कालीबंगा लोथल दोनों हो जाएगा युग्म समाधि। अगला, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है, ठीक है, ये नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से ना, कालीबंगा सही होगा, कालीबंगा से। अगला बताइए, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। सूती वस्त्र का प्रमाण, मोहनजोदड़ो से हो जाएगा, ठीक है। और अन्नागार, बृहत अस्नागार, मोहनजोदड़ो से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, और सबों को जलाने का प्रथा जो है, मोहनजोदड़ो में ही सबको जलाया जाता था, और सबको दफनाने का जो है ये हड़प्पा से हो जाएगा। हड़प्पा की बात करते हैं, कुंवर वाला शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है कुंवर वाला शहर का प्रमाण। अगला क्वेश्चन बताएगा, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, शैलकृत स्थापत्य के जो है प्राचीनतम प्रमाण जो है ये भी धौलावीरा से ही है। और वैसा हड़प्पा कालीन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 भागों से बना हुआ है, 3 भागों में विभक्त था, वो धौलावीरा ही था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। और मेहरगढ़ में ही ना बोले कृषि का प्रथम साक्ष्य इसीलिए मिला है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी निवास का जो था ना, वो भी मेहरगढ़ से ही था। तो जहाँ अस्थायी निवास करेंगे वही ना लोग कृषि करेंगे, या फिर 1 महीना यहाँ रहना 1 महीना वहाँ तक कृषि कर पाएंगे? कभी नहीं। तो अस्थायी निवास का प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़ से। और कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से, ठीक है। अगला बोलिए। वो लहुरा देव हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दोनों देता है। तो आप क्लियर, वो स्पष्ट है ना। हम क्या बोले, भारतीय उपमहाद्वीप लगा दिया। आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि जो है क्या था, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप मेहरगढ़ आराम से टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? ठीक है, कोल्डिवा से हो जाएगा। चावल का आप जितना लुसेंट में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, जितना पूरा किताब पढ़िएगा ना, उसका निचोड़ इतना ही आता है, ये भी जान लीजिए। इतना ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, यही में लोग कंफ्यूज करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं जानते होगा नोट कर लीजिएगा, और नहीं भी नोट कीजिएगा ना, सुनते रहिएगा, इतना बार हो जाएगा ना कि अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और इसका उपयोग, आग का उपयोग किस काल में? नव पाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है। अगला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ है पहिए का आविष्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा जो है प्रयुक्त अनाज, पहला अनाज कौन था? जौ था, ठीक है, जौ हो जाएगा। प्रयुक्त पहला अनाज मानव द्वारा जौ ही होगा, सही आंसर जौ ही होगा, ठीक है। बताइएगा, सिंधु सभ्यता में इसका जो नाम अलग अलग था। जौ को क्या कहते थे? जौ को यव कहा जाता था, सुन लीजिएगा, ठीक है। जौ को यव कहा जाता था। गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को गोधूम कहा जाता था। और चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, कि जौ को यव कहा जाता था, चावल को व्रीहि कहा जाता था, और गेहूं को गोधूम कहा जाता था, ठीक। हाँ, गोधूम, गेहूं गोधूम, व्रीहि चावल, गेहूं को गोधूम, ठीक है। हाँ, जौ को यव, यव, ये सब बहुत ही बोल रहा है ना कि 3-4 को बुक जब पढ़िएगा ना एक साथ, तब जाके ये सब कलेक्ट होगा, ठीक है। क्या बोले? व्रीहि, चावल को व्रीहि कहते थे, ठीक है। जौ को यव और गेहूं को गोधूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु, तांबा हो जाएगा। और औजार में बोले तो कुल्हाड़ी हो जाएगा, जो कि तांबा से बना हुआ कुल्हाड़ी था। बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है, ठीक है। बताइए, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल और सुरकोतदा हो जाएगा। 2 बंदरगाह कौन? लोथल और सुरकोतदा हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बंदरगाह कौन था? देवल। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बंदरगाह जो था वो देवल बंदरगाह था। जी, दिल्ली सल्तनत में देवल था।
और दाहेज जो बोल रहे हैं वो गुजरात में पड़ता है, जो कि रासायनिक बंदरगाह है दाहेज। ठीक है, बताइएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है क्या, हाँ दाहेज है। बताइएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किस व्यक्ति के द्वारा, तो पिगट के द्वारा कहा गया हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। ठीक है, अगला बताइए वेद से संबंधित। ठीक है, एक टॉपिक वाइज करके ले चलते हैं, दिक्कत किन्हीं को नहीं हो रहा है। मिसलेनियस ही जरूरी है, वो भी स्टार्टिंग में कर दिए हैं थोड़ा, इसलिए उबिएगा नहीं, पढ़ना सब कुछ पढ़ेगा ही एक ना एक दिन। ठीक है, बताइएगा सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, बताइएगा ऋग्वेद को मंत्रों को पढ़ने वाले यानी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का, देवता सोम, यानी गायत्री मंत्र ना। ठीक है, देवता सोम बोले तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में सोम होगा। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो होता है, जो कि गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो तीसरा मंडल होगा। और 9वें मंडल में देवता सोम का होता है। 7वां में बताए थे उस दिन वरुण, 8वां में इंद्र 7वां वरुण, 8वां इंद्र और 9वां सोम। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो है ऋग्वेद के किस मंडल में जो है 4 वर्ण के बारे में यानी चतुष्वर्ण के बारे में 10वें मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना ऋचा है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ठीक है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस वेद में जो है गाय को अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में। बताइएगा सर्वप्रथम उल्लेख जो है गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में हुआ है, ऋग्वेद में ही हुआ है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही हुआ है। अब बताइएगा यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अर्धव्यूर कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा यज्ञ संबंधित नियम एवं विधियों का जो संकलन मिलता है किस वेद, यजुर्वेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बलिदान विधि का जो वर्णन है वो भी यजुर्वेद में ही है। ठीक है, अगला गद्य एवं पद दोनों यजुर्वेद को ही कहा जाता है, यानी यजुर्वेद से संबंधित जितना फैक्ट है वो खत्म, ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी था वो भी इंपॉर्टेंट खत्म है। अगला सामवेद के बारे में बताइएगा, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उदात्री ना। ठीक है, उद्गात्री सामवेद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को। जादू टोना का वेद अथर्ववेद हो जाएगा, जो कि अगला वेद होगा। इसी में कंफ्यूजन होता है, कभी कभी जादू टोना में मार लेते हैं सामवेद अथर्ववेद। संगीत का वेद सामवेद हो जाएगा। अथर्ववेद की बात में बोले कि सर्वप्रथम जो है किस वेद में औषधि के बारे में जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में हो जाएगा, औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। और ठीक है, बताइएगा किस वेद में कहा गया सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद हो जाएगा। यानी किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति को कहा गया है, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेदों की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वेद की संख्या 4, वेदांग 6, महापुराण या पुराण 18 और वेदांग उपनिषद की संख्या 108 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, पुराण महापुराण एक ही चीज है, 18 ही होगा। ठीक है, बताइएगा गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो किसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी। और महात्मा बुद्ध के समय कौशल में शासक कौन था, यानी राजा कौन था, राजा प्रसेनजित था। ठीक है, राजा प्रसेनजित। बताइएगा बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना है या नहीं, नहीं, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, और पुनर्जन्म की है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता यही है। ठीक है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और बौद्ध के जो है पुनर्जन्म की कहानी किस पुस्तक में, जातक में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा बौद्ध धर्म में प्रवेश होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष, 15 वर्ष होता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा गौतम बुद्ध ने जो है किसकी सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था,
आम्रपाली को जो है सर्वसम्मति से स्त्री रत्न को घोषित किया था। आम्रपाली वैशाली बताते हैं, वैशाली, हाँ ठीक है। और वैशाली में यानी कहा आनंद का, उसके शिष्य थे आनंद के द्वारा कहा गया था कि गुरुजी अपने बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। तो पहले महात्मा बुद्ध का कहना हुआ था नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर महिला का प्रवेश होगा तो 100 साल जाते जाते बौद्ध धर्म विनाश हो जाए, यानी खत्म हो जाएगा। वही चीज हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति हुआ 383 में गौतम बुद्ध मरे, और 100 साल 483 में यानी दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन वैशाली में। और प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माँ जिसको मौसी बोलते हैं, ठीक है। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली महिला बनी थी, ठीक है। और सर्वसम्मति की बात आएगी तो आम्रपाली की सर्वसम्मति हो जाएगी, ठीक। हाँ नर्तकी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? ठीक है, सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा कहा गया था। सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा कहा गया था गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज कहा गया था, ठीक है। अब ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निकाला गया पुस्तक है, ठीक है, ज्योति पुंज, सीधा ज्योति पुंज है ये। अगला क्वेश्चन बताएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव थे। 22वें तीर्थंकर बताइएगा जैन धर्म के, अरिष्टनेमी और तैसमा पार्थनाथ हो जाएगा, ठीक है। और 24वां तो अंतिम जान ही रहे, महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ में हुआ था? पावापुरी में हो गया था। महावीर के बचपन का नाम बताइएगा। वर्धमान था, ठीक है। महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहीं कहीं देखते होइएगा, ठीक है। और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महावीर ने अपने शिष्यों को जो है कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में बांटा था। अपने शिष्य को कितना गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में बांटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी, ठीक है। स्यादवाद का क्या अर्थ होता है भी और नहीं भी, यानी शायद है भी और नहीं भी। तो देखा, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी जो है चंपा थी, ठीक है। तो देखा, प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ में हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरा जैन संगीति कब? 512। और कहाँ में हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता देवादी क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कब? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ में? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? स्थूलभद्र के द्वारा। दूसरा कब हुआ था? 512। किसकी अध्यक्षता में? देवादी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। और कहाँ में हुआ था? तो वल्लभी, गुजरात में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 अभी बताए थे। बौद्ध धर्म में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 5वां यानी 5वां संगीति कब या किसके काल में और कब हुआ था? ठीक है, हर्ष के काल में हुआ था। हर्ष के काल में, जो कि प्रयाग में हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में हुआ था, जो कि क्या शताब्दी में? 70वीं, छठी होगा ना, छठी। अच्छा, हर्षवर्धन कहा जाए तो हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था 606 है ना, 7वीं शताब्दी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 7वीं शताब्दी में जो हुआ था कौन सी बौद्ध धर्म के? 5वीं संगीति हुआ था और हर्षवर्धन के काल में हुआ था। विशेष इसके बारे में कुछ व्याख्या नहीं मिलता है, बस इतना ही मिला है। बताएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ठीक है, उनके दामाद ही थे जमाली। अच्छा, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। हम बोले थे, अभी क्या बोले थे? ऋजुपालिका नदी, ठीक है।
बता, महावीर स्वामी हो जाएगा, ऋजुपालिका एक फाल्गु या निरंजना देता है, ये महात्मा गांधी से महात्मा बुद्ध से संबंधित होगा, गांधी बोला गया सॉरी, महात्मा बुद्ध से संबंधित हो जाएगा फाल्गु या निरंजना नदी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बड़ी कन्फ्यूजन होता है। अभी थोड़ा देर पहले उल्टा उसमें बोला गया था, शायद क्या बोला गया था, जो ऋजुपालिका नदी के बाद बोला गया था निरंजना नदी। ठीक है, तो फाल्गु का ही निरंजना नदी कहा जाता है और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से स्थल संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिंबिसार ने जो है किसे हराकर अंगराज में मिला लिया था? बिंबिसार जो है किसे हराकर अपने अंग यानी अंग को मगध राज्य में मिला लिया था? तो ये हराया था ब्रह्मदत्त को हराया था, ब्रह्मदत्त को हराया था। इसी में अंग की राजधानी बोला जाए तो चंपा हो जाएगी। ये महाजनपद काल में कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। और बौद्ध धर्म के किस पुस्तक में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के भागवती सूत्र में बताया गया है कि जो है ये मौर्य साम्राज्य जो है यानी 16 महाजनपदों में आगे चल के बढ़ गया था। ठीक है, यानी महाजनपद काल जो आता है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र जैन का है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मगध की राजधानी जो है राजगिरी को किसके द्वारा बनाया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताएगा बिंबिसार जो है भगवान बुद्ध की सेवा में एक राजवैद्य को भेजा था जिसका नाम जीवक था। ठीक है, सही है। और बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजातशत्रु। इसी का पुत्र यानी कि बिंबिसार किस वंश से था? हर्यक वंश से। और इसी का पुत्र हत्या किया था, इसलिए यानी सबका पुत्र हत्या करते जाता है पितृहंता वंश, यानी इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। कुनिक का मतलब होता था शत्रु विनाशक। ठीक है, अगला है, अजातशत्रु की हत्या कौन किया था? उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सही है। और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की, यानी पाटलिपुत्र का स्थापना करके। ठीक है, हाँ, राजधानी जो है, ठीक है, ये नहीं, वैशाली से पाटलिपुत्र कैसे होगा? पहले वैशाली था, लेकिन हाँ उससे ठीक है वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था, और बाद में जाके फिर जो है पाटलिपुत्र से वैशाली फिर कौन कर दिया था? शिशुनाग किया था ना। फिर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। देखिए इसमें जब बोले भी ना, एक देता है कि जो ये जो है मौर्य काल के बाद या फिर इस सबको शासन में सजाना होता है कि किसके शासन का क्या कर्म था, कौन सा वंश पहले आया था या कौन सा बाद में आया था। इसमें पहला वंश आता है हर्यक वंश ऐसे बोलते हैं, दूसरा आता है शिशुनाग वंश, तीसरा आता है नंद वंश, चौथा आता है कर्ण वंश। ठीक है, सॉरी मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, तब आता है मौर्य क्या कहते हैं सातवाहन वंश। वही चीज हम भी बोल रहे हैं, हसीन मसुक सा, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश। ठीक है, फिर आगे आते हैं मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा मतलब सातवाहन वंश। यानी हसीन मसुक सा से सारे जो शासन है यानी सबका कर्म सजा लीजिएगा। फिर से हसीन मसुक सा, ह मतलब हर्यक वंश, सी मतलब शिशुनाग, नौ मतलब नंद वंश, म मतलब मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, क मतलब कर्ण वंश, और फिर आगे बचता है सा मतलब सातवाहन वंश। ठीक है, बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से, और इस सभी वंश से रिलेटेड जितना मैन फैक्ट आता है उसको एक नज़र से जान लीजिएगा। ठीक है, अभी हर्यक वंश के बारे में बता ही दिए थे। ठीक, अभी बताया शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही किया गया था, और ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर फिर जो है वैशाली को स्थापित कर लिया था। पाटलिपुत्र को स्थापना कौन किया था? उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक किया था? फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था। ठीक है, कालाशोक फिर जो है वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंबिसार जो है कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तब ना गौतम बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था।
अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक हुआ था। ठीक है। और जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदशक होगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। बताइएगा, इतिहास में जो है परशुराम का अवतार महापद्म नंद को ही कहा गया है। ठीक है। हाँ, परशुराम का दूसरा अवतार जो है, ठीक है, महापद्म नंद को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराकर कौन वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है। बताइएगा, भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, इसका स्थापना 1 जनवरी 1982। सही है। बताइए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है। जो कि कब? 1333 में आया था। ठीक है। और इस जो है इब्न बतूता के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। रेहला और इब्न बतूता का कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली का काजी। किसके द्वारा? MB2 मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तुगलकनामा के लेखक। ये क्वेश्चन RPF SI के एग्जाम में पूछा था, पिछले बार RPF SI जो हुआ था 18 में। गलत हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। ठीक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। हाँ, अमीर खुसरो हो जाएगा तुगलकनामा के लेखक। ठीक है। महाजनपद में 16 महाजनपद में जो इम्पोर्टेंट है उसका राजधानी बताइएगा। मगध की राजधानी चंपा से ही शुरू करते हैं। राजगिरी या गिरिव्रज होगा। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। ठीक है। अगला, बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक। काशी का वाराणसी हो जाएगा। वस कौशाम्बी। ठीक। कंबोज का हाटक। असमक कोटली या पोतन। ठीक है। गंधार का तक्षशिला। ठीक है। और अवंती का उज्जैन हो जाएगा। ठीक। मल्ल आपको बोलते हैं ना बार बार कि एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है। दक्षिणी जब अवंती हम बोलेंगे तो महिष्मती हो जाएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। अगर सीधा सीधा उत्तरी दक्षिणी नहीं लगा हुआ रहेगा तो सीधा अवंती बोलेंगे तो उज्जैन ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में वहाँ सोचिएगा कि अब सीधे लिखा हुआ अब क्या मारें, तो आप महिष्मती रटते रहिएगा, महिष्मती मार लीजिएगा। समझे? इसलिए ज़्यादा नहीं। अगला बताइए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है। अगला, पंचाल का राजधानी बताइएगा छत्र। चेदी का राजधानी बताइएगा शक्तिमती। ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक, जिसकी राजधानी कोटली या पोतन, जो किस नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बिहार में कितना महाजनपद? 3। कौन कौन? अंग। हाँ ठीक है। ठीक है। एक बज्जी, अंग और मगध। ठीक है। हाँ ठीक है। वही बज्जी की राजधानी वैशाली है। हम आपसे महाजनपद पूछे हैं, ना कि उसकी राजधानी पूछे हैं। ठीक है। बज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और ये मगध की राजधानी राजगिरी। ये तीनों जो है बिहार में। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। यही जो है कौन मूवी में दिखाया गया? महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली। ठीक है। हाँ, कटप्पा तो याद रहेगा ही। ठीक है। हाँ बोलिए।
देख रहे हैं, देख रहे हैं, दिमाग देखिए ना, दिमाग देख रहे हैं। ये सभी लोग आपके बातों पर हंस रहे हैं, ठीक है। इतना नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, गलत बात है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बीच बीच में जो है ना कुछ ऐसा भी वर्ड का यूज ना करें कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। मतलब क्या कहें, नहीं सुधरने वाले हैं। सुनिए, हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, हंसना गुनाह नहीं, हम हमेशा कहते हैं खुश रहिए जीवन में, अगर अच्छा चाहते हैं तो। दुख रहने से यदि किसी का अच्छा हो जाए या अच्छा होता तो हर कोई मातम ही मनाता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप खुश रहिएगा उतना पॉजिटिव अच्छा होते जाएगा आपके जीवन में। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। बाहर जो भी लोग सुनेंगे कहेंगे अंदर में कौन सा क्लास चल रहा है, ठीक है। ठीक, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे भी रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई इतना चलेगा, इसको कट नहीं करना है, ताकि देखे तो जो आखिर आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, अगला, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था, ठीक है, जस्टिन ने कहा था। और ये जो है सेंड्रोकोटस के नाम से किसने पहचाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया, तब जाके विलियम जोन्स होगा, ठीक है। और यही विलियम जोन्स है जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की है, वही सर विलियम जोन्स है, ठीक है। देखते हैं कहाँ फिट रहे हैं, ठीक है, कहीं से कहीं घुस रहे हैं। कंट्रोल करिए माइंड को। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किस पुस्तक में है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है, किस पुस्तक में है? मुद्रा राक्षस में, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चाणक्य द्वारा जो लिखित पुस्तक था अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है? राजनीति से संबंधित पुस्तक था। हम बोल रहे हैं चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। इससे अगर नहीं भी याद हो तो कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा देर के लिए क्या करना है कि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पहला नंबर यही चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। इन्हीं का तीनों नाम है, चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। और इन्हीं के द्वारा अगर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु ठहरे थे, यानी राजनीतिक गुरु ठहरने का मतलब क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो वही थे ना, और इन्हीं के सहायता से घनानंद को पराजित किया गया था। तो जब तक राजनीतिक ज्ञान नहीं देंगे तब तक कैसे होगा? इसलिए अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है किसके बारे में जानकारी है? राजनीति के बारे में जानकारी है। अगला क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हराया था, ठीक है, ईसा पूर्व होगा। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और इसी में जो होता है सेल्यूकस निकेटर को राजदूत बनाकर भेजा, सॉरी, ये मेगास्थनीज को भेजा जाता है, जो हार जाता है और पराजय के संबंध में जो है अपनी बहन या बेटी से शादी करवाया था, अपनी बेटी से, जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया से शादी करवा के, और हाँ, देख रेख के लिए मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है, जाके देखो। अगला क्वेश्चन बताएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हो जाएंगे, ठीक है। बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था? भद्रबाहु ना, भद्रबाहु के उपगुप्त के बारे में बोले थे कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, यानी बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किससे प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उसका अशोक का भतीजा था निर्ग्रोध, ठीक है। और निर्ग्रोध से प्रभावित होकर कहा कि जो हम भी बौद्ध धर्म के। इसमें थोड़ा सा कहानी जान लीजिएगा, इंटरेस्टिंग होगा। अशोक का भतीजा था निर्ग्रोध का। देखा कि जो निर्ग्रोध बहुत खुश रहा करता था, जबकि उसके पिता को जो है अशोक के द्वारा मार दिया गया था। तो सोचा इसके बाप को मार दिया, फिर भी इतना ये खुश क्यों रहता है? तो उससे पूछा तुम्हारा खुश रहने का राज क्या है? तो उसने बताया कि हम बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, बौद्ध धर्म में इस तरह का जो भी है उसके बारे में बताया। तो उसी से प्रभावित होकर जो है किसके द्वारा? उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आगे सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार हुआ था। और बिंदुसार को जो है किस उपनाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वायु पुराण में जो है बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अगला बताइएगा,
और जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंह सेन कहा गया है, सिंह सेन कहा गया है जैन धर्म में बिंदुसार को। ठीक है, सिंह सेन। बताएगा किसने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों के विजेता के बारे में बताया है कि बिंदुसार जो था वो 16 राज्यों का विजेता था? तारानाथ सही आंसर होगा, तारानाथ, जो कि बौद्ध विद्वान थे। तारानाथ के द्वारा कहा गया है कि 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार थे। बताइए बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक हुए। और अशोक गद्दी पे कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। और जो है कलिंग युद्ध कब हुआ है? बताएगा अपने राज्याभिषेक के समय जो है अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती के राज्यपाल था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, अवंती उज्जैन, 2-4 ऑप्शन में जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, पुराणों में जो है अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था, यानी किस अभिलेख में अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट? भाब्रू अभिलेख, स्तंभ लेख में बताया है। ठीक है, बताएगा किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा और उद्गोलन भी है, एक और है कोई नटूर। 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक मास्की, गुर्जरा, नैटूर और उद्गोलन। ध्यान रखिएगा 4 कौन कौन है? मास्की, गुर्जरा तो ये सभी लोग को याद ही होगा। नैटूर और उद्गोलन, ये 4 अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या कोई दिक्कत? अगला बताएगा अशोक ने जो है मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? 5 प्रांतों में बांटा था। 5 प्रांतों में बांटा था। ठीक है, और एक प्रांत में 6 को मंत्री के रूप में बनाया था, जो 6 पंचे 30 हुआ करता था टोटल। ठीक है, और उतना जानने का जरूरत नहीं, वो सब पूछा भी नहीं जाता। कितने प्रांतों में बांटा था? 5। और ये कहा जाता है मौर्य साम्राज्य को मेगास्थनीज के द्वारा कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अशोक का जो है सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। और सबसे छोटा रुम्नीदेही। सबसे छोटा रुम्नीदेही हो जाएगा, सबसे लंबा 7वां अभिलेख होगा। ठीक है, बताइए सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश ने जो है लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 137 137 वर्षों तक जो है मौर्य वंश शासन किया था। देखा अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा और अशोक जो है आत्मनियंत्रण के बारे में किस शिलालेख में कहा? 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में कहा गया है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां में हो जाएगा। और ये धम्म की व्याख्या जो है, ठीक है, 4था में किया गया है, जिसमें भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष, ये 4था में। और 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां में। सॉरी, स्त्री महामात्रों के 12 होगा ना? ठीक है, 7, 5, 12 याद ऐसे किए हुए हैं। 5वां में धम्म महामात्रों है, 7 बाद जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होगा। क्या हुआ? और कलिंग युद्ध के बारे में 13वां में कहा गया है। ठीक है, समय बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। और कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे कनिष्क। ठीक है, अगला बताइएगा कनिष्क का जो है प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर था। और दूसरी राजधानी मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर पेशावर, ठीक है, दूसरी राजधानी मथुरा थी। बताइए कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 78 एडी में। ठीक है, और विक्रम संवत बताइए कब शुरू किया गया? 57 ईसा पूर्व में किया जाता है। पूछा जाता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर 135, तो 78 और 57 135। तो हम विक्रम संवत बोलेंगे तो कितना? 57 78 ईस्वी 57 ईसा पूर्व, दोनों का अंतर 135 वर्ष। आप करिए, जब मन में आ रहा है 58 78 आ रहा है तो अंतर दीजिए 136 होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 57 BC
57 BC, 58 दे रहा था पहले, लेकिन ये बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया है 57 BC, क्योंकि फिर बाद में जाके एक क्वेश्चन और पूछा गया कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर, जो कि आप लोग को भी पता है 135 वर्ष है। तो जब 78 और 58 को ऐड करते, एक माइनस में एक प्लस में तो ऐड होगा, तो अंतर कितना 136 हो जाता है, लेकिन होता है 135 ही ना, इसलिए विक्रम संवत 57 BC। अगला क्वेश्चन बताएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष, ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार। उस दिन बताया भी थे कनिष्क के दरबार में 2-3 विद्वान जो रहते थे अचानक वर्ड से, पहला अ से अश्वघोष, दूसरा चरक और तीसरा नागार्जुन, और क से कनिष्क ही होता है, यानी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। बताएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो है किस वंश के समय में हुआ था? तो कुषाण वंश के समय में ही हुआ था। ठीक है, अगला बताएगा, और कुषाण वंश के काल, यानी किस वंश के काल में जो है सर्वाधिक वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ था? तो कुषाण वंश के काल में ही हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है सर्वाधिक स्वर्ण सोने का सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाण। देखिए, सर्वाधिक सोने का सिक्का बोलेंगे तो गुप्त वंश हो जाएगा, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का बोलेंगे तो आ जाएगा कुषाण वंश। ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? सर्वप्रथम सोना का सिक्का आ जाता है तो हिंद यूनानी शासक, ठीक है, डेमेट्रियस के द्वारा चलाया गया था। देखिए, इसमें भी होता है उत्तरवर्ती काल में जो है, यानी विदेशी आक्रमणों का क्रम पूछा जाता है कि क्या क्रम है। जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण होता है, तो ISPK याद रख सकते हैं। I4 होता है इंडो ग्रीक, जिसे हिंदी में हिंद यूनानी कहते हैं। ठीक है, हिंद यूनानी S से शक, P से पहलव, K से कुषाण, ISPK। ठीक है, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये क्रम है, यानी विदेशी आक्रमणों का। बताइए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। ठीक है, प्रथम ही हो जाएगा, महान शासक जो हुआ। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएंगे। ठीक है, और जो है गुप्त संवत की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएगा 319 20। ठीक, बताइए चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, फाहियान जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, सॉरी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, हम बोले समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। इससे पहले पूछा था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो समुद्रगुप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब बोले तो हम चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय।